स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज देखिए बात होगी उस घोषणा की जिसकी उम्मीद तो सबको थी लेकिन तैयार कोई नहीं था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। अब इससे क्या बदलेगा, बात होगी। साथ ही बात धारीवाल पर हुए जुबानी हमलों की और बताएंगे ठेहट की हत्या का लॉरेंस आनंदपाल कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। सीएम अशोक गहलोत ने सदन में बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। एक साथ 19 जिलों को बनाने का ऐलान हुआ। नए जिले बनने से क्या फायदा होगा, सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। संभवतः किसी राज्य में शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जिलों की घोषणा हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक साथ 19 जिलों की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। प्रदेश के लोगों को भी 4 से 5 जिले बनने की उम्मीद थी, लेकिन जादूगर के पिटारे से जिले ही जिले निकले। विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। सीएम ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। और शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत ने सदन में एक साथ 19 जिलों की घोषणा कर सबको चौंका दिया। लोगों को उम्मीद थी कि जिलों की मांग फिलहाल टल जाएगी या 4-5 नए जिले ही बनाए जाएंगे, लेकिन जब सदन में मुख्यमंत्री ने पिटारा खोला तो एक साथ 19 नए जिले निकले, जिससे राजस्थान अब 50 जिलों वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही देश में सबसे ज्यादा जिले वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीजवाड़ा कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम टेकड़ी अजमेर टेकड़ी, कोतपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, कहाँ गए, सलूम्बर उदयपुर, शांचोर जालोर और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। सालों से चली आ रही जिले बनाने की मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब इन नए जिले बनने से क्या फायदा और क्या चुनौतियां होंगी, ये जान लेते हैं। गांवों और कस्बों की दूरी जिला मुख्यालय से कम होती है। आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ता है। गुड गवर्नेंस और फास्ट सर्विस डिलीवरी होती है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। सरकारी मशीनी की रफ्तार बढ़ती है। कानून व्यवस्था नियंत्रण रखना आसान होता है। सरकारी योजनाएं आम लोगों तक जल्द पहुंचाई जा सकती हैं। राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होता है। ये तो रहे फायदे की बात। अब जान लेते हैं कि सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी। नए जिले बनने से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। नए सरकारी भवनों के लिए जमीन और उन्हें बनाना होगा। राजस्थान में अफसरों की कमी है, उसे पूरा कैसे करेंगे। अफसरों कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम करना होगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। सीएम गहलोत के नए जिलों के ऐलान से सियासी समीकरण भी बदलने की उम्मीद है। सीएम ने सदन में कांग्रेस के साथ बीजेपी के नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश की है। सीएम ने 5 नए जिले भाजपा विधायकों की मांग पर दिए।
2 नए जिलों की घोषणा निर्दलीय विधायकों की मांग पर की। 10 जिले कांग्रेस विधायकों की मांग के चलते बनाए गए। इन 19 नए जिलों में तकरीबन 60 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस कमजोर थी। इससे चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। शुक्रवार को सदन में सीएम गहलोत ने केवल जिले की घोषणा कर सबको चौंकाया ही नहीं, बल्कि मंदिरों को लेकर भी बड़े ऐलान किए, जिसे बीजेपी के कोर वोट बैंक को अपनी ओर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के विकास की घोषणा की। खाटू श्याम जी, कैला देवी समेत कई मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर तैयार कराई जाएगी। बेणेश्वर धाम पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 3 बार में बजट को पेश कर बचत, राहत, बढ़त पर जोर दिया और एक से बढ़कर एक ऐलान कर बीजेपी से हर मुद्दा छीनने की पूरी कोशिश की। वहीं सीएम की घोषणाओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। 2000 करोड़ की राशि, वो भी बजटीय प्रावधान इस वर्ष के लिए इस बजट में कितना किया वो सामने आएगा। और 19 जिले, मैं समझता हूं कि एक जिले को संचालित करने के लिए कम से कम 500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये आईवास है। ये जिले बनाने के पीछे मुख्यमंत्री जी दबाव की राजनीति के शिकार हुए हैं। घोषणाओं से देश और प्रदेश नहीं चलते, धरातल पर उतारने से चलते हैं। अब तक धरातल पर जो कुछ उतरा है पिछले 4.5 साल के इस कालखंड में, एक बार मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि उठा करके उसको देखिए और उस पर ले जाकर के निर्भय होकर के निष्पक्ष रूप से एक स्टोरी कीजिए। जितनी योजनाएं बनी है वो सब कागज में है। इधर जगह जगह जिला बनने का जश्न मनाया जा रहा है। कोई आतिशबाजी कर रहा है तो कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ जो जिला नहीं बना उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। वहीं भिवाड़ी को जिला नहीं बनाए जाने से निराश तिजारा विधायक संदीप यादव ने राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने सड़क से हुंकार भरी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन से जनता को साधने की कोशिश की। कहीं नए जिले बनने का जश्न है तो कहीं जिले न बनने का दुख। तो विपक्ष ने इसे राजस्थान के आर्थिक तंत्र को दांव पर लगाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये नए जिले क्या सियासी समीकरण बदलते हैं। कैमरा पर्सन याशीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। यह सप्ताह मंत्री शांति धारीवाल के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। विपक्ष से लेकर खुद अपने विधायकों ने उन्हें निशाने पर लिया, जमकर हमला बोला। उन्होंने अपमान किया राजस्थान की वीरांगनाओं का। झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। शक्तिशाली पर संग्राम, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो जो है ये उठाई जा रहा है, और या मुझसे कोई कुंठा है उसके वजह से उठाई जा रही है। हाईकमान पर हंगामा। राजस्थान में बलात्कार इसलिए और एक मर्दों का प्रदेश अब हो ही ना, इसलिए सभापति महोदय एक्सप्लेनेशन कितना ही दे दे। राजस्थान की वीरांगनाओं का अपमान कर किया मंत्री जी ने। अपनों ने बताया जिद्दी। मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। सड़क से सदन तक घिरा। निश्चित रूप से वो चरित्र हनन कर रहे थे, वो अपनी गलती में थे और बैकफुट पे आए, इसलिए आज उन्होंने रिट्रैक्ट किया। इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे। संकट में संकट मोचक कि मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो रिकॉर्ड में आ जाए और इनको सबको असलियत मैंने सबको जो है बता दी गई। आमतौर पर सदन में पक्ष और विपक्ष के अंदर तीखी तकरार, वार और पलटवार का दौर दिखाई देने को मिलता है, लेकिन क्या हो जब सदन में अपने ही अपनों को घेर लें। राज्य सरकार के लिए हर बार सदन में संकट मोचक बनने वाले वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल इस बार न सिर्फ विपक्ष के बल्कि अपनों के भी निशाने पर रहे। ये जो सप्ताह था शांति धारीवाल के लिए बड़ा मुश्किलों वाला था। उन्हें विपक्ष ने जमकर घेरा, लेकिन अपनों ने भी जमकर आड़े हाथों लिया। यही वो दिन और तारीख है जब विधानसभा में एक बार फिर कांग्रेस इस्तीफा प्रकरण की गूंज सुनाई दी और फिर निशाने पर आ गए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल। इसकी शुरुआत की बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख ने एक तरह से तंज कसते हुए कहा
कि हमारे मंत्री शांति धारीवाल शक्तिशाली मंत्री हैं। इन्होंने हाईकमान को भी पीछे पांव खींचने के लिए मजबूर कर दिया। मंत्री बस उस हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने हाईकमान को पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर किया, और वहीं नहीं, आपने आंख झुकाकर बात नहीं की। आपने हाईकमान को आंखें तरे कर अपनी ताकत का परिचय भी दिया है। और आप जब हाईकमान को आप इतना सख्ती से पेश आ सकते हो, तो आपके नीचे छोटे मोटे कर्मचारी है ना, जो आज की तारीख में बेखौफ हो गए। ज्ञानचंद पारख के इन शब्दों पर धारीवाल ने आपत्ति जताई। सभापति जेपी चंदेलिया ने हाईकमान से जुड़े शब्दों को कार्यवाही से डिलीट करने के निर्देश दे दिए। अंदर की स्टोरी आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमें है ना। नहीं, गलत बात है। मेरे को तो है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है आपका। मेरे को मत चुनौती दो। हाईकोर्ट में मिल रहे हैं ना। मेहरबानी करके कटवाइए साहब। डिलीट हो गया। माननीय सभापति महोदय, शब्दों को डिलीट करवाने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एतराज जताया। सभापति महोदय, अगर इस तरह डिलीट होंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? इन्होंने क्या कह दिया? शासन, वन और पर्यावरण के बारे में प्लीज बोलिए। ठीक है। इसके बाद बहस और गर्मा गई। कुछ देर तक इसी मुद्दे पर तीखी बहस होती रही और अब बोलने की बारी आई कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की, जिन्होंने धारीवाल पर जोरदार हमला बोला और मंत्री को जिद्दी तक बता दिया। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं, वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे, तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खून आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोडे रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधि से, और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। शांति को घेरने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। गुरुवार यानी 16 मार्च को भी धारीवाल पक्ष और विपक्ष दोनों के निशाने पर रहे। मंत्री धारीवाल वीरांगना मामले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे थे। मैंने मंजू जाट के बारे में एक शब्द नहीं बोला, सिवाय इसके कि उसका देवर ऑलरेडी मैरिड है। तो ये तो सत्य है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन और माननीय बाबा राम जी, मैंने कभी नहीं कहा कि साहब मंजू जाट के जाट अपने देवर के नाते चली गई, मैंने कभी नहीं कहा। इस जवाब पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ा एतराज जताया, तो धारीवाल ने पलटवार किया। आपने मर्दों का प्रदेश कहा, वही हो ना। राजस्थान में बलात्कार इसलिए हो रहे, मर्दों का प्रदेश आप हो वही ना। इसलिए सभापति महोदय एक्सप्लेनेशन कितना ही दे दे। राजस्थान की वीरांगनाओं का अपमान कर किया मंत्री जी ने, ये सहन नहीं करेंगे आप किसी हालत में। मदन दिलावर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। श्री मदन दिलावर, एक्सप्लेन देने के इनसे कुछ नहीं होगा प्लीज। इन्होंने अपमान किया राजस्थान की वीरांगनाओं का। सदन में हंगामा हुआ तो मोर्चा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाला और राठौड़ पर तीखा हमला बोला। जो उपनेता है वो नेता नहीं बन सके, ये इस तरीके की ओछी राजनीति करते हैं, ये नोटंकी करने के माहिर लोग हैं। इनको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती इनको। ये जनता के लिए सदन है, जनता के मुद्दों के ऊपर बात करें। इनको बाहर जाना था तो आए ही क्यों? ये सदन में आए ही क्यों? इनको बाहर ही जाना था तो। राठौड़ साहब इस तरीके से नेता नहीं बन सकते। सदन के अंदर धारीवाल विपक्ष के निशाने पर थे तो बाहर दिव्या मदेरणा ने फिर से धारीवाल को घेरा। मुझे एक बात बताइए, जब नौकरी की बारी आई, उनका देवर शादीशुदा है या नहीं है? उस वक्तव्य से उसका क्या कोरिलेशन था, वो ये बताना चाह रहे थे। मैंने उनके वीडियो को दोबारा भी देखा है और सुना है। निश्चित रूप से वो चरित्र हनन कर रहे थे, वो अपनी गलती में थे और बैकफुट पे आए, इसलिए आज उन्होंने रिट्रैक्ट किया। सदन से लेकर के सड़क तक और पक्ष से लेकर के विपक्ष तक किसी ने भी शांति धारीवाल को घेरने में इस बार किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। और वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल भी इस बार इन तमाम मसलों से खुद काफी उलझते हुए नजर आए। अब तक सरकार के लिए और दूसरों के लिए संकट मोचक बनने वाले शांति धारीवाल खुद इन संकट के हालात से कैसे बाहर निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बात सीकर बॉस के मर्डर की। दिसंबर में मामले की जांच कर रही पुलिस को कुछ संकेत मिले जो बताते हैं कि केस में आनंदपाल गैंग और लॉरेंस गैंग की सीधी भूमिका रही। यह बात हाल ही में 2 गिरफ्तारियों से भी साबित होती है।
नाम भाई को गूंजे है, भारती जी के नाम से दुश्मन थर 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 दूजे, थर 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 दूजे। राजू ठेहट हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लॉरेंस आनंदपाल गैंग का कनेक्शन। पिछले साल 3 दिसंबर को हुई राजू ठेठ की हत्या के मामले में आनंदपाल के साथ साथ अब लॉरेंस गैंग के शामिल होने की भी पुष्टि हो चुकी है। पहले तो जयपुर में सीकर का शक्ति सिंह पकड़ा गया, जो राजू ठेठ गैंग का खास शूटर है, और अब जोधपुर में राजू मांझी की गिरफ्तारी के बाद और भी मामला पुख्ता हो चुका है। राजू मांझू न केवल 007 गैंग चलाता है, जो पहले लॉरेंस ऑपरेट करता था, जब बल्कि इस मामले में शूटर्स को हथियार भी उसी ने उपलब्ध करवाए थे। दिसंबर की ये उस घटना का वीडियो है जब सीकर बॉस के नाम से जाने जाने वाला कुख्यात गैंगस्टर को उसके घर के बाहर ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बड़ी गैंगवार की घटना से न सिर्फ पुलिस को चुनौती मिली, बल्कि क्राइम वर्ल्ड में बड़ी हलचल महसूस की गई। हालांकि पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, 2 से 3 दिन के अंदर ही एनकाउंटर कर हरियाणा से आई। राजू ठेठ की हत्या के आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा, लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई राजू ठेठ हत्याकांड में 24वीं गिरफ्तारी के तौर पर, जब जयपुर में आनंदपाल गैंग के मौजूदा सरगना शक्ति सिंह को पुलिस ने पकड़ा। उसकी अगली कड़ी में जो यहाँ लोकली उनको संसाधन उपलब्ध कराने वाला थे और हथियार उपलब्ध कराने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, शक्ति सिंह है, शक्ति सिंह रानौली, जिसको हमारी टीम ने कल रात को अरेस्ट किया है। ये गिरफ्तारी क्यों महत्वपूर्ण है बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि 2 दिन बाद ही जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने राजू मांझू को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजू मांझू गैंग ने ही ठेठ की हत्या के लिए शूटर्स को हथियार सप्लाई किए थे। इस 2 गिरफ्तारियों ने राजू ठेठ हत्याकांड में कई गुत्थियों को काफी हद तक सुलझा दिया। दरअसल राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। तब गोदारा ने साफ किया था कि आनंदपाल समेत बाकी साथियों की हत्या का बदला लिया गया। जांच में भी साफ हुआ कि गोदारा ने हरियाणा से इस हत्याकांड के लिए शूटर्स बुलाए, लेकिन ठेठ हत्याकांड के लिए हथियार की सप्लाई में जिस 007 गैंग का नाम सामने आया, उसका भी कनेक्शन लॉरेंस से है। दरअसल 007 गैंग को लॉरेंस ने अपने सहयोगी कैलाश मांझू के साथ हथियार तस्करी के लिए ही बनाया था। माना जा रहा है कि जोधपुर इलाके में राजू मांझू 007 गैंग को देखता है और लॉरेंस के इशारे पर काम करता है। पता चला कि रोहित गोदारा ने जोधपुर के लोहावट में 007 गैंग के सरगना राजू मांझू को हथियार भेजे थे। मांझू बुधवार को सीकर में पकड़े गए शक्ति सिंह के कांटेक्ट में भी था, जिसके पास से हथियारों का जखीरा मिला है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने बीकानेर निवासी पंकज सारस्वत के मार्फत हथियारों की खेप लोहावट थाना क्षेत्र के जंभेश्वर नगर निवासी मनीष को भिजवाई थी। ये हथियार हत्याकांड से पहले और बाद में 2 बार यहाँ भिजवाए गए थे। इससे आगे इन हथियारों को कहां से लाया और क्या प्लान था, उसके बारे में पूछताछ की जा रही। सीकर से गिरफ्तार आनंदपाल गैंग के शक्ति सिंह से भी इनके तार जुड़े हुए हैं। सीकर पुलिस ने 15 मार्च को शक्ति सिंह को जयपुर के कालवाड़ इलाके से गिरफ्तार किया था। शक्ति सिंह ठेठ हत्याकांड के बाद से फरार था। शक्ति सिंह के पास से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 12 बोर दुनाली बंदूक और 104 कारतूस बरामद हुए। आरोपी का काम शूटर्स को हथियार, गाड़ियां और लोकल संसाधन उपलब्ध करवाना था। पुलिस के मुताबिक शक्ति राजू ठेठ के बाद उसके गैंग को संभाल रहे विजय भार्गव को भी मारने का प्लान बना रहा था। शक्ति सिंह ने पहले राजू ठेठ के भाई ओम प्रकाश ठेठ पर भी फायरिंग की थी। उसका बदला लेने के लिए विजय भार्गव ने शक्ति सिंह पर फायरिंग की थी। राजू ठेठ हत्याकांड के 24वें आरोपी के तौर पर शक्ति सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही राजू मांझू की गिरफ्तारी के बाद यह तय हो गया है कि आनंदपाल और राजू ठेठ की हत्या के बाद भी
दोनों की गैंग जिंदा है, क्योंकि सीकर से गिरफ्तार शक्ति सिंह पर टेहट गैंग को संभाल रहे विजय भार्गव की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसने रोहित कोदारा और उसके सहयोगी राजू मांझू के सहयोग से न सिर्फ राजू ठेठ को ठिकाने लगाया था, बल्कि उसकी गैंग को खत्म करने की भी योजना तैयार की थी। यानी भले ही आनंद पाल और राजू ठेठ जिंदा ना हो, लेकिन जिंदा है दोनों की गैंग की दुश्मनी। अब बात उस नापाक साजिश की जिसे समय रहते एनआईए ने नाकाम कर दिया। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में रेड के बाद एनआईए ने कोटा और बारां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। पीएफआई की नापाक हरकत पर नकेल, राजस्थान को दहलाने की साजिश नाकाम, 2 लोगों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। काफी वक्त से देश के कई हिस्सों में हिंसक गतिविधियों का ताना बाना तैयार करने वाली प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड के बाद एनआईए ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की, जो देश में अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच नफरत फैलाने के काम में संलिप्त थे। कोटा के मोहम्मद आसिफ और बारां के सादिक सर्राफ पर मामला दर्ज कर जांच की गई थी। जांच में सामने आया था कि ये लोग हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए पीएफआई के लिए प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं की भर्ती किया करते थे। हथियारों और विस्फोटकों को चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाने के भी इन पर आरोप लगे। दोनों पर पीएफआई के बैनर तले सीधे सीधे मुस्लिम युवाओं को भड़काकर उन्हें हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित करने का आरोप है। पीएफआई की ओर से युवाओं को हथियारों और विस्फोटकों के माध्यम से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते थे। आरोपी व्यक्ति हथियारों की खरीद के लिए जकात के नाम पर धन इकट्ठा कर रहे थे। पीएफआई कैडरों के लिए हथियार और विस्फोटक प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे थे। देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए युवाओं को हिंसक तरीकों का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया करते थे। दरअसल सितंबर 2022 में आपराधिक साजिश की जांच करते हुए ये चार्जशीट दर्ज की गई है। जांच में ये भी सामने आया कि इनका उद्देश्य 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना था। इन्हें हिंसा और आतंक के लिए रुपए जुटाने का काम भी दिया गया था। बता दें कि 2006 में केरल में बना मुस्लिम संगठन पीएफआई 1993 में बने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ का ही मॉडर्न वर्जन है। एनडीएफ के 19 प्रमुख नेताओं में से एक प्रोफेसर पी कोया ने ही सिमी का गठन किया था। पीएफआई पर दक्षिण भारत में कई लोगों की हत्या के आरोप हैं। इसके साथ काम कर रहे कई संगठनों पर भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बहरहाल एनआईए की जांच जारी है और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।